कोई दिक्कत नहीं है, चले। गुड इवनिंग एवरीवन। आज सबसे इम्पोर्टेंट हम एक केस डिस्कस करते हैं जो अभी न्यूज़ में है बहुत रिसेंटली, और एक यूनिक केस है। तो पहले इसको हम डिस्कस करते हैं क्या है इसका। ये पहले फिगर देखो, ये चित्रा रामाकृष्णन है ये। अब मैं बताता हूँ इनके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हेडिंग इसका था द ड्रामेटिक फॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। मतलब इंडिया का कोई एक इंस्टीट्यूशन है, उसका बहुत ही ड्रामेटिकली लो डाउन हुआ, वो मतलब गिरा वो इंस्टीट्यूशन। उस इंस्टीट्यूशन का नाम है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब शुरू करते पहले देखते हैं कि ये है क्या। इंडिया में जो एलपीजी का पॉलिसी मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1991 में, तो 1992 में एक एक्सचेंज बनाया गया। पहले एक ही एक्सचेंज था, बीएसई। इसी में कंपनियां रजिस्टर्ड लिस्टेड थी जिनके शेयर्स मार्केट में आते थे। इतना ज़्यादा हमारे यहाँ शेयर मार्केट उस लेवल तक नहीं गया हुआ था। और यही टाइम है जब हमारे यहाँ ये लिबरलाइजेशन लाया गया। उसी समय का केस है हर्षद मेहता का केस बिल्कुल उसी टाइम का है, जिसने हमारे शेयर मार्केट को काफ़ी ऊपर तक पहुंचा दिया था। बहुत लोगों ने पैसा कमाया था उसमें। उसी टाइम का ये भी केस स्टडी है। देखते हैं ये क्या है। पहले एक ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, एक ही स्टॉक एक्सचेंज था, इसका नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो भी उस समय की कंपनी थी वो यहीं लिस्टेड होती थी और यहीं से उनके शेयर बेचे जाते। उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती नहीं थी ऑनलाइन, तो वहीं पे बोली लगा के जो जैसे दिखाया जाता पिक्चर में ट्रेडिंग के, उसी समय हर्षद मेहता भी था। तो जब लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया इंडिया में, तो 1992 में एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया बीएसई से भी बड़ी, जिसका नाम है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर ये सेटअप किया गया कि बहुत सारी कंपनी इसमें लिस्टेड होंगी और उसके बाद मार्केट में बहुत सारी कंपनी अपने शेयर्स बेचेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में पैसा आएगा, जिसमें से इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। ये सारे कंसेप्ट के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ओपन किया जाता है 1992 में। जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ओपन किया, अगर अभी इसकी पोजीशन देखें तो जितनी ग्रोथ चाहिए उतनी ग्रोथ इसमें है। अभी सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड की, और दूसरी की 4.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर इसकी इसका टर्नओवर है पर ईयर का। और हमारी इकोनॉमी कितनी की है? 2.6 ट्रिलियन की। देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है इसका जो पर ईयर टर्नओवर या होता है। इस मीन्स कि 4.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर के अमाउंट के यहाँ पे ट्रेड होते हैं आज के टाइम में एनएसई के साथ। देखो कितना बड़ा पैसा है। आप देखते हैं कि जब ये 1992 में एनएसई का फॉर्मेशन हुआ, तो इसकी जो कोर टीम थी उसमें एक लड़की को सेलेक्ट किया जाता है जिसका नाम है चित्रा रामाकृष्ण। ये यंग सीए थी और ये उस समय आईडीबीआई बैंक में बॉन्ड वाला डेस्क तो था, उस पर वर्क करती थी, बॉन्ड डेस्क पे। इनको पिक किया गया एनएसई के कोर टीम में 1992 में जब ये बना। 2013 में इन्हीं चित्रा रामाकृष्णन को अपॉइंट किया जाता है एनएसई का सीईओ एंड एमडी, मतलब सबसे टॉप लेवल पे इनको अपॉइंट किया जाता है चित्रा रामाकृष्णन को एनएसई में। जब इनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है 2013 में, उसके कुछ महीनों के बाद ये एक अपना एडवाइज़र अपॉइंट करती हैं, और जिस एडवाइज़र का नाम है आनंद सुब्रमण्यम। अभी इसके ऊपर इनकम टैक्स ने और मुंबई पुलिस ने और एक दो ईडी ने इन सब के ऊपर इसके ऊपर लुकआउट नोटिस निकाला हुआ है। लुकआउट नोटिस होता है कि जो भगौड़ा होता है कि कहीं पे भी देखें अगर पाया जाए तो पुलिस को सूचित किया जाए। ये होता है, मतलब इसका पता ही नहीं है, इसका कोई एड्रेस नहीं है,
कोई घर नहीं है, इसका कोई फोटो नहीं है किसी के पास, एक फोटो मिला है किसी पार्टी का छोटा सा, तो उससे ट्रेस किया जा रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया, आप देखते हैं ये कौन है। 2013 में चित्रा रामाकृष्णन ने अपॉइंट किया आनंद सुब्रमण्यम को एज अ एडवाइजर विद द सैलरी पैकेज क्या था, 1.68 करोड़ ये सैलरी का पैकेज था आनंद शर्मा का। और आनंद शर्मा इससे पहले जहां पे भी जॉब करता था उसकी सैलरी थी 15 लाख, यानी एक साल में वहां पे उसको 15 लाख मिलता था, और इससे एकाएक उसको सैलरी दी जाने लगी 1.68 करोड़। चित्रा रामासिंगन सीईओ थी कि किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये बन गया इनका एडवाइजर। कुछ टाइम के बाद ये चित्रा रामाकृष्णन ने ये बताया सबको कि ये कुछ दिन के लिए काम करते हैं, ऑफिस आते हैं वीक में 3 दिन या 2 दिन, और फिर ये चले जाते हैं काम। किसी ने इनको देखा नहीं ऑफिस आते और ना ही जाते। दूसरी चीज कि कुछ साल के बाद चित्रा रामाकृष्णन ने फिर इनकी प्रमोशन करके इनकी सैलरी आई थिंक 4.6 करोड़ कर देती है। तब भी कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो कहते हैं कि नहीं, अब वो 3 डेज पहले आते थे, अब वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, 5 डेज आ रहे हैं ऑफिस, इसलिए इनकी सैलरी बढ़ानी पड़ी। तो उनकी सैलरी ये हो जाती है। 2016 में ये रेजिग्नेशन देके पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। अब उसके बाद चित्रा रामासिंगन यहाँ से रिटायर्ड हो जाती हैं। अब आते हैं कि कैसे ये सब चीज़ पता लगा और क्या केस है। 2018 में एक चार्टर्ड फॉर्म है, उसका नाम है E&Y, ऑन्स एंड यंग। ये चार्टर्ड फॉर्म है, जो लोग सीए करते हैं वो जानते होंगे। बिग 5 में ये भी है, PwC है और KPMG है। तो बिग 5 जो सीए हैं वो समझते हैं बिग 5 क्या, ये मतलब ऑडिट करती हैं किसी भी चीज़ की, ये इनको दिया। तो 2018 में जब इन्होंने ऑडिट किया पूरा NSE का, तो इन्होंने जब रिपोर्ट सौंपा सेबी को, तो सेबी ने डिस्क्लोज किया और इनके यहाँ तब पड़ा रेड पड़ी इनकम टैक्स का, ईडी का। और इनसे जब बात हुई तो इन्होंने क्या बताया वो आप सुनो। सेबी ने जो रिपोर्ट इशू किया है उसमें यही है कि जितने भी इनको मेल आए हैं जब तक ये सीईओ थी और MD थी, तो वो मेल आया है एक मेल आईडी, जो मेल आईडी क्या है वो देख लो, रिग यजुर साम @nse.co.in, ऐसे मेल आईडी है। मतलब तीनों वेदों के नाम से ये ईमेल आईडी बनाया गया है। और इस ईमेल आईडी से जितने भी मेल आए हुए हैं चित्रा रामाकृष्णन को, और इन्होंने जितने भी इस पे मेल किए हुए हैं वो सारा सेबी ने रिट्राइव करके, और फिर वो बताया है सेबी ने कि जितनी भी इनसाइड इंफॉर्मेशन होती थी एक टॉप लेवल पे NSE के, कि कौन सी कंपनी लिस्ट हो रही है, कितने उसका कब इशू करेगी वो IPO, क्या प्राइस बैंड रहेगा, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारा ये चित्रा रामाकृष्णन जब ये CEO MD थी, ये सारा इंफॉर्मेशन ये पहुंचाती थी इस मेल पे। और इस मेल से इनको इंफॉर्मेशन भेजी जाती थी कि अब इसको अपॉइंट कर दो, अब इसकी सैलरी बढ़ा दो। ये सारे इंफॉर्मेशन इनके पास आए हुए हैं इस मेल आईडी से। तो जब ये पूछा गया चित्रा रामासिंगन की किसका मेल आईडी है, तो चित्रा रामासिंगन ने सुनो क्या बताया। ये एक साधु हैं, योगी हैं, जो हिमालय में रहते हैं और वो कभी किसी से मिलते नहीं हैं। वो उनको जब मिलना होता है खुद, तो वो किसी को अपने पास बुला लेते हैं, और वही मुझे ये ऑर्डर दिया उन्होंने ही, और इसीलिए मैंने ये सारे काम किए हैं, चाहे वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो या फिर ये अपॉइंटमेंट हो इनके कहने पे। अब पूछा जा रहा है कि आप इनसे, कि आप उनसे मिली हैं योगी से जो बाबा हैं हिमालय में, तो ये कह रही हैं हाँ मैं मिला था। कैसे? तो जब मैं याद करती हूँ तो सामने आ जाते हैं। अब देखो, पहले ये समझ लो आप कि ये कौन कह रहा है
चित्रा रामाकृष्णन, इनकी सैलरी पर एनम कम से कम होगी तो 5 करोड़ के नियर अबाउट होगी पर एनम। सोचो इनको जो मिलती होगी 2013 के बाद। 2013 में ये बनी, 13, 14, 15, 16, 17, 5-6 साल ये रही। 6 साल में ये इनकी सैलरी होती होगी। उसके बाद इनको ये कहीं पे भी टूर कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास में कहीं पे भी ये जाएंगी, इनके लिए बिजनेस क्लास रिजर्व रहेगा। इन लोगों को फैसिलिटी मिलती है। अब देखो ये करने, इतना सारा कुछ मिलने के बाद और ये करने के बाद, अब देखो ये क्या कह रही हैं कि एक साधु है जो हिमालय में बैठा हुआ है, वो उसको उसी के डायरेक्शन पे ये सारे काम हो रहे हैं। उस साधु का नाम हम बता नहीं रही है, कुछ भी अभी पता नहीं चला, अभी केवल पूछताछ इनसे हो रही है। मतलब ये सिस्टम देखो कैसे है, कौन कहाँ बैठा हुआ है। अब अगर ऐसा सिस्टम है हमारा तो ये तो बहुत जल्दी जल्दी कोलैप्स करेगा। ऐसे एनएसई कोलैप्स कर गया, किसी दिन बीएसई कोलैप्स कर जाएगा। ऐसे ही ये कोई तरीका नहीं है। और ये इतने बड़े पोस्ट पे रहने वाला कोई ऐसा स्टेटमेंट दे कि ये कोई साधु हैं, हिमालय में रहते हैं, जिससे उनको जिससे मन करता है उससे मिलते हैं वो। और ऐसे अगर आप उनके भक्त हैं तो आप आंख बंद करके उनको याद करेंगे तो वो आ जाएंगे। इसलिए मैं सोचा कि बता दूं, इम्पोर्टेंट है। कट करते हैं।